अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, अगर वर्किंग ऑफ मोटर देखी जाए तो इसमें एक बहुत अहम जो फैक्टर है वो एक्चुअली मैग्नेट्स का होता है। मैग्नेट्स जो है वो बेसिकली मोटर को वर्क करवाते हैं जिस तरीके से मोटर्स वर्क करती हैं, और वही मैग्नेट्स जो है वो वर्क करते हैं मैग्नेटिक ट्रेन्स में। वो ट्रेन जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मूव करती हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो मैग्नेट का ही होता है। इसी के साथ साथ हम जो फ़ैन्स को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेडिस्टल हों चाहे सीलिंग फ़ैन हो, दोनों ही किस्म के फ़ैन में मैग्नेट्स का बहुत अमल दखल है, ठीक है ना। और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो एमआरआई स्कैन्स जो करवाए जाते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसके अंदर भी मैग्नेट ही काम कर रहा है। एक और एग्जांपल में देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है कि हम लोग अपनी डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास मालूम करते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स पर काम करता है, और जो बर्ड्स हैं वो भी अपने रास्ते को दरअसल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही फाइंड करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि चाहे हम पुराने मैग्नेटिक टेप्स की बात करें या रीसेंट एमआरआई स्कैन्स की बात करें, हमारी लाइफ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा अमल दखल रखती हैं। आज का हमारा लेक्चर इसी मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से है, और फिर डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स जो कि अप्लाई होती है करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे। तो स्टार्ट करते हैं ये समझने से कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं एरिया अराउंड अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। या तो परमानेंट मैग्नेट के अराउंड के एरिया की बात करें या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के हवाले से बात करें तो उसके अराउंड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वो किसी और सब्सटेंस के ऊपर, मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो वो जो एरिया होता है जहाँ तक वो फोर्स अप्लाई करते हैं उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। सही है। मैग्नेटिक फील्ड से मुराद वो जगह जहाँ तक कोई मैग्नेट अट्रैक्शन कर सकता हो या दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर सकता हो, या फिर जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, वो भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो उनकी अप्लाई की गई फोर्स का जो एरिया होगा उसे भी मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो सीधा सीधा परमानेंट मैग्नेट के ज़रिए हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या दूसरे नंबर पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं, यानी कोई भी ऐसा कंडक्टर, तार, वायर जिसमें से जब करंट पास होता है तो भी वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला बहुत ही आसान सा कॉमन बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो परमानेंट मैग्नेट्स के ज़रिए होती है। ये आपके सामने एक परमानेंट मैग्नेट है, आमतौर पे वो यू शेप भी होता है। ये जो आपके सामने है इसे बार मैग्नेट कहते हैं, और बार मैग्नेट के दो पोल्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे डिफरेंट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, तो याद रखिए वहाँ पर एक सिंगल पोल पाया जाता था, सही है ना, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव पोल सिंगल पाया जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के मामले के अंदर मोनोपोल नहीं पाए जाते, बल्कि हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल्स पाए जाते हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, सही है। ये किससे बने होते हैं, ये किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बने होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाते हैं, जैसे कि आयरन हो सकता है, जैसे कि निकल हो सकता है, सही है। और उस आयरन या निकल को मैग्नेटाइज किया जाता है, और मैंने आपको बताया कि इसके कभी सिंगल पोल नहीं होता बल्कि दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, सही है। अगर हम कंपास को रखेंगे तो हम देखेंगे कि कंपास जो है वो पॉइंट आउट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्थ जाती हैं और टूवर्ड्स साउथ जाती हैं। तो बार मैग्नेट ये जो कि एक काइंड ऑफ परमानेंट मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इसी तरीके से प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में यहाँ पर कोई आयरन का पीस लेकर आया जाएगा तो यकीनन ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स को मैंने बोला है वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। और ये जो एरिया है, ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, इस रीजन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। और दूसरा जो मैंने बताया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं, यानी किसी भी तार से अगर करंट गुजर रहा होता है तो उसे करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं, वो भी अपने अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस उस तार के करीब आते हैं तो वो उसको भी अट्रैक्ट या रिपेल करता है। 1819 के अंदर हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने एक डिस्कवरी करी थी, जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अराउंड देम, जिसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, मिसाल के तौर पे एक वायर है। इस वायर को मैंने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है।
और फिर करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा होगा यहाँ से ऐसे। इसका मतलब ये जो वायर है, वायर के अंदर भी करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। ये हो गई फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन। तो सिंपल सा सेटअप है, एक वायर है ए बी, सही है। वायर का जो डिस्टेंस हो गया फॉर एग्जांपल उसको ए बी से जाहिर कर देते हैं, ठीक है। और एक फ्लैट कार्डबोर्ड जो है मैं इसके दरमियान से गुजारूंगा और फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्विच लगाते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने की लगा दी, स्विच लगा दिया और बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो हम नतीजे में देखेंगे कि करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन मैंने आपको शो करा था, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तार के अराउंड प्रोड्यूस होगी। कहाँ प्रोड्यूस होगी? वो एक कार्डबोर्ड को यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि हमने इसमें से गुजारा हुआ है, इस तरीके से कार्डबोर्ड को गुजारा हुआ है। तो आप देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अराउंड द वायर वो कुछ इस शक्ल की प्रोड्यूस होगी। यानी कि अगर इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम जो है वो कुछ आयरन फिलिंग्स को, छोटे छोटे आयरन के टुकड़ों को डाल दें तो वो इस पैटर्न के अंदर अरेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब साबित ये हुआ कि जब भी किसी तार से करंट गुजरता है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो सिर्फ यहाँ पर नहीं होगी, सही ना, कार्डबोर्ड तो आपको समझाने के लिए बताया, वो यहाँ पर हर जगह पर होगी इस तरीके से तार के अराउंड, ठीक है ना। इस तरीके से तार के अराउंड प्रोड्यूस हो रही होगी, पूरे उस तार के अराउंड जिससे करंट पास हो रहा होगा, ठीक है। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक काम और करके देखते हैं। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देता हूँ, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव को नेगेटिव से रिप्लेस कर देता हूँ, तो हम देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक्चुअली रिवर्स हो जाती है। इसमें आप देखो कि अभी जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट पास हो रहा है, तो ये आपको फ्लो नज़र आ रहा है। अब समझना क्या है? समझना ये है कि भाई हमें कैसे पता चला कि दोनों केसेस के अंदर डिफरेंस क्यों आया। देखो इस केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा, यहाँ पर अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और जब आप दूसरी वाली फिगर को देखेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। मतलब वहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो यहाँ पे जो करंट मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली कैसे है, वो क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमने बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। पहले करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो लेकिन अब पता कैसे चलेगा भाई कि करंट जिस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम करेंगे? तो उसका इलाज है हमारे पास राइट हैंड रूल, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है हम सबके पास राइट हैंड मौजूद है, तो अच्छा है कि एक रूल ऐसा कर लें जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। राइट हैंड को इस्तेमाल करके हम मालूम कर सकते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन हमें पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन ये बताती हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट की वजह से वो राइट हैंड रूल को फॉलो करती है। इस रूल के मुताबिक अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को, वायर को ऐसा सपोज कर लें कि आपने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, सही है, और जो आपका थंब है यानी कि अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन के अंदर आपने कर लिया, ठीक है, तो जो कर्ल होगा आपकी फिंगर्स का वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड रूल के मुताबिक आप ऐसा कंसिडर करें कि जो तार है जिससे करंट गुजर रहा है उसको अपने राइट हैंड के अंदर आपने पकड़ा, राइट हैंड में, नॉट लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड में पकड़ा और अंगूठा उस तरफ रखा जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो जो आपकी उंगलियां मोड़ रही होंगी वो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जाहिर करेंगी। और अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो नतीजे में आप देखेंगे जो अंगूठा है वो भी आप चेंज करोगे उसकी डायरेक्शन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, जैसे कि अभी पिछले वाले केस के अंदर एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो गई थी। तो राइट हैंड रूल इस किस्म का है। देखो ये मिसाली तौर पे तार था ना जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने क्या करा, आपने कंसिडर करा कि जैसे आप इस वायर को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, इस तरीके से आपने वायर को पकड़ा हुआ है और क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपने अपने अंगूठे को भी ऊपर की तरफ रखा, तो ऑटोमेटिकली मैग्नेट, ये जो आपकी फिंगर्स गोल गोल घूम रही हैं, इन्होंने बता दिया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। और ये जो डायरेक्शन है आप इसे देख सकते हो, इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसे बोलेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर यही करंट नीचे की तरफ मूव करता तो आप जब इसको पकड़ते अपने हाथ से तो आपका अंगूठा नीचे की तरफ होता, ठीक है। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है बनेगी तो इसके अराउंड ही, लेकिन अब जो उसकी डायरेक्शन है वो हो जाएगी क्लॉकवाइज, सही है भाई। तो हर परमानेंट मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो तो बात सबको पता है। और दूसरी बात ये कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करने का तरीक़ेकार राइट हैंड रूल है कि कंसिडर कर लो जिस तार से करंट गुजर रहा है उसको अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है और अंगूठा उस तरफ किया हुआ है जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो फिंगर्स का कर्ल करना ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस सिम्त या डायरेक्शन में है, सही है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर क्लोज हुआ। अब आपको एक और बात जो समझानी थी कि मैग्नेटिक फोर्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है, बेसिकली
करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, सही ना। अगर किसी कंडक्टर से करंट पास होता है मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, तो उस पर भी फोर्स अप्लाई होती है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सही है, दोबारा से सुनो, अगर किसी कंडक्टर से करंट पास होता है मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो तार रखा हुआ है, तो नतीजे में आप देखेंगे कि उस तार के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी, जो कि हम लोग समझने वाले हैं। ये आ गया मिसाल के तौर पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जा रही हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसी के अंदर सपोज कर लेते हैं एक कंडक्टर, ठीक है, जो कि तकरीबन रेक्टेंगुलर हमने किया हुआ है, इस तरीके से हमने उस कंडक्टर को रखा हुआ है, और उसी कंडक्टर में हमने एक बैटरी भी लगा दी। तो अब आपको मालूम है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक रॉड रख देता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर रॉड रख दी। तो अब आप जैसे ही, पहले तो सर्किट कंप्लीट नहीं था, देखो अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है। लेकिन हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक रॉड को रखना है ताकि सर्किट मुकम्मल हो जाए और करंट फ्लो होने लगे। अब ऐसी सूरत में आप देखेंगे जो करंट है वो फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, यहाँ से ऐसे, और फिर इस तार में ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है, इधर करंट फ्लो हो रहा है, और फिर इस तरीके से वापस आ जाएगा। अब जैसे ही इस तार से करंट पास होगा, क्योंकि ये तार ऊपर मैंने सिर्फ रॉड रखी है और ये फ्री टू मूव है, तो ये इजीली मूव कर सकती है। और देख लो ये सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में हो रहा है, तो नतीजे में देखेंगे इस रॉड के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी, जिससे ये रॉड आगे की तरफ मूव करेगी। तो ये जो रॉड ने इस तरफ मूव किया है, दरअसल यही फोर्स हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब दोबारा से इस बात को समझना है, लेकिन उसके लिए पहले समझ लो हमने किया क्या था। हमने सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा था यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वही नॉर्थ साउथ में। तो जो इंटरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से हमने देखा कि एक फोर्स प्रोड्यूस हुई जो कि F थी, जो कि कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रही थी। अच्छा, बाकी कंडक्टर क्यों नहीं हरकत किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से फिक्स करके रखा हुआ था, और जो येलो वाली रॉड है उसको हमने फ्री रखा हुआ है। ये आ गए दोबारा मैग्नेट्स, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वाले जो कंडक्टर हैं ब्लू वाले, इनको समझ लो हमने कहीं से बांध के रखा हुआ है। ये आ गई बैटरी, करंट फ्लो करेगा। येलो वाला जो मैंने रॉड रखी है, जैसे ही इसको टच में लेकर आएंगे तो ये फ्री टू मूव है, तो नतीजे में क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस होगी जो कि इस रॉड को राइट हैंड साइड की तरफ मूव करवाएगी। तो ये बात आप याद कर लो बच्चों कि जब भी करंट की मौजूदगी, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में किसी तार से, किसी कंडक्टर से करंट पास होता है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक वर्टिकल वायर को हमने बांध दिया दो सिरों से, सही है, और मैग्नेट मौजूद है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, और वो मैग्नेट के दरमियान में जो गैप है ना, उससे हमने गुजारा हुआ है। अच्छा जी, जो एक्सटर्नल मैग्नेट है वो जनरेट करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पेज के अंदर की तरफ जा रही होगी। देखो थोड़ा सा 3D आपको समझना पड़ेगा। आपकी अभी जो मोबाइल की स्क्रीन है या कंप्यूटर की स्क्रीन है, जिसके ऊपर भी आप वीडियो को देख रहे हो, समझ लो उससे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, यानी कि आपसे निकलते हुए स्क्रीन के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है वायर के थ्रू। तो आप देखेंगे कि जो वायर है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझो। देखो ये कोई भी फिक्स्ड पॉइंट हो गए, यहाँ पे मैंने एक तार को दो सिरों से यहाँ से बांध दिया टाइट करके, और करंट ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी था, सही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड के दो सिंबल होते हैं, एक तो अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से शो कर रही हो ना, तो आप याद रखिएगा ये होता है इन टू द पेज, ये पेज के अंदर जा रहा होता है, या वाइट बोर्ड पे देखोगे तो वाइट बोर्ड के अंदर जा रहा है, या अगर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो तो स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है। और अगर आप कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड को इन फॉर्म ऑफ डॉट देखें, तो डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, यानी कि वो पेज से बाहर की तरफ आता है, या वाइट बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही होगी, या फिलहाल स्क्रीन से बाहर की तरफ। अब जाहिर सी बात है जेड एक्सिस बना तो नहीं सकते ना, तो सपोज करने के लिए ऐसे बनाते हैं। तो देखो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रही है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। नतीजे में जैसे ही ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे, आप देखेंगे तार इस तरफ पेंड हो जाएगा। तो करंट अब भी ऊपर की तरफ ही जा रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ये लेफ्ट साइड पे मूव कर गया। ये भी ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है। और अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं डायरेक्शन को, सेम वही चीज़ें, लेकिन इस मरतबा जो करंट है वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा, पहले ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था।
और वही मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो इस मर्तबा जो डिफ्लेक्शन होगी वो राइट साइड पर होगी, क्योंकि करंट जो है वो अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सही है भाई। तो इसका मतलब फोर्स तो अप्लाई होती है जब भी मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में किसी तार से करंट पास होता है। ठीक है, पर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो देखो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये हमने बना लिया एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि लेफ़्ट टू राइट जा रही है, और इसी के अंदर हम एक कंडक्टर को रख देते हैं। ये आ गया वो कंडक्टर, और कंडक्टर की जो लेंथ है मान लेते हैं उसको L के बराबर कर देते हैं। कंडक्टर की लेंथ L के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर है। ठीक है, और कितना करंट पास हो रहा है इस कंडक्टर से? तो मान लेते हैं इस कंडक्टर के अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो बराबर है I के, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है करंट। ठीक है जी। अब समझ लेते हैं, हमने रिलेशन देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सबसे पहले तो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। और कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली डिपेंड करती है। फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करती है टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, नतीजे में हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स उतनी ज़्यादा लगती है। सही है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली करा। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट हमें पता चला कि भाई सही है, फोर्स डायरेक्टली डिपेंड कर रही है लेंथ पर। सेकेंड, हमने देखा कि ये फोर्स करंट पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो पता ये चला कि एक फोर्स जो है वो करंट पे भी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, यानी तार से जितना ज़्यादा करंट आप गुजारेंगे मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। तो कंडक्टर की लंबाई ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, कंडक्टर से करंट ज़्यादा गुजारोगे, फोर्स ज़्यादा, करंट कम गुजारोगे, फोर्स कम। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करती है। तो पता चला ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डायरेक्टली डिपेंड करती है। मतलब ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है तो फोर्स भी ज़्यादा होती है, मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकती है। लॉजिकल बात है, जितना बड़ा मैग्नेट होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना फोर्स अप्लाई हो सकती है। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो पता चलता है F प्रोपोर्शनल है I के, L के और B के। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और कुछ कांस्टेंट आता है ILB। सही है। और व्हाट इज के जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। व्हाट इज के? दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और सारे के सारे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैं, अगर उनकी बात की जाए इन SI यूनिट्स के अंदर देखा जाए तो के जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो बराबर है ILB के। पर याद रहे, फोर्स का ये फॉर्मूला हम सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं व्हेन ये जो करंट पास हो रहा है ये परपेंडिकुलर पास हो रहा है, करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सही है। फिलहाल मैंने जानबूझ के एक ऐसा कंडक्टर सपोज करा था कि जिसकी लंबाई या उससे गुजरने वाला करंट एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तब तो यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। बट अगर उसके अलावा कोई एंगल बने, व्हेन देयर इज सम एंगल, सही, कोई एंगल बना लगे थीटा, देन एक डिफरेंट आंसर आएगा। देखो एंगल कैसे बनेगा, इसी कंडक्टर को थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये देखो कंडक्टर घूम गया। अब जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं बन रहा। अगर आप देखा हो तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जो एंगल है अब 90 डिग्री नहीं बन रहा, बल्कि अब जो एंगल है वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बन रहा है। कितना बन रहा है? जो भी एंगल है उसको थीटा से शो कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में जो फार्मूला है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फार्मूला क्या हो जाता है? F बराबर हो जाता है IL क्रॉस B के। सही है। और अगर ऐसे नहीं तो एक डिफरेंट तरीके कार भी है। अगर कोई ना कोई एंगल बने तो या तो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं कि F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि जो फोर्स है वो लेंथ पे तो डिपेंड करती है, करंट पे तो डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड करती है, बट वो एंगल पे भी डिपेंड करती है। सही है। तो इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा ILB साइन थीटा या IL क्रॉस B। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलाता चलूँ, ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये क्रॉस प्रोडक्ट को शो करता है। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराने का वो तरीक़ेकार है कि मल्टीप्लाई होते हैं दो वेक्टर्स और जो आंसर आता है वो भी नया वेक्टर आता है जो कि उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है।
सही है ना, फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो भाई उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। तो ये भी बन सकता है फार्मूला, ये बन सकता है ILB साइन थीटा। तो मैं कह रहा हूँ देखो, करंट पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, बट एंगल पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप बात करें कि फोर्स मैक्सिमम कब होगी, तो याद रखिए फोर्स मैक्सिमम होती है 90 डिग्रीज पर, यानी कि जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में 90 डिग्री एंगल बनता है तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होती है। और फोर्स मिनिमम कब अप्लाई होती है, जब 0 डिग्री एंगल बने, जब थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर होगा, तब जो है फोर्स मिनिमम हो जाएगी, यानी कि ना होने के बराबर की फोर्स अप्लाई होगी, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएं, एक ही बात है। सही है, तो याद रखिए जो भी फोर्स अप्लाई होती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, उसका ये फार्मूला है इन वेक्टर फॉर्म, और इसके लिए फॉर्म में ये वाला फार्मूला है। करंट पे डिपेंड करती है लेंथ पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और उनके दरमियान में बनने वाले एंगल के साइन पे। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड तो आप इससे निकाल लोगे, पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन को ऐसे समझो कि यहाँ पे एक और रूल है जिसे कहते हैं फ्लीमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि ये कहता है कि अगर आप अपने अंगूठे को, अपनी 4 फिंगर को यानी कि पहली फिंगर को और अपनी मिडिल फिंगर को लेफ्ट हैंड की एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लें, 90 डिग्री पे कर लें, सही है, और ऐसे अरेंज करें कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो हो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सही है, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हो, जो सेकंड फिंगर है या मिडिल फिंगर है वो होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली जो थंब है वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सही है, समझ में आई बात, नहीं आई? देखो लेफ्ट हैंड के पहली उंगली को, दूसरी उंगली को और अंगूठे को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अरेंज करने के बाद जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उसको आप करो करंट की डायरेक्शन, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर को करो आप करंट की डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली जो थंब है वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे करके। सही है, मैग्नेटिक फील्ड को करो आप, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेकंड फिंगर को हमने कर लिया करंट की डायरेक्शन में, तो जो थंब है वो आपको बता देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ होगी। और ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये समझ लो अंगूठा जो है वो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि करंट अगर आप देखें तो इस उंगली को मैंने वाई एक्सिस में करा हुआ है, इसको एक्स एक्सिस में किया हुआ है, तो जो थंब है एक्चुअली ये जेड एक्सिस में स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है हमारे पास 2D स्क्रीन है भाई, उन पर ऐसे ही दिखा सकते हैं, और ये काम आपने लेफ्ट हैंड से करना है। ठीक है, इसको देखो, अगर ऐसे अरेंज कर लो, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ जा रही है, करंट अगर इस तरफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ अप्लाई होगी। सही है ना, इन तीनों को आपने एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। और याद रखो फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एफ से फर्स्ट, एफ से फील्ड, फर्स्ट फिंगर को फील्ड की तरफ करना है। सेकंड फिंगर के अंदर सी का आना इस बात को जाहिर करता है कि वो करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली जो थंब है आपका, थंब TH से थंब भी आता है और TH से थ्रस्ट भी आता है, थ्रस्ट फोर्स का दूसरा नाम है, तो उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो फोर्स अप्लाई होगी, यानी कि जो कंडक्टर है वो मूव करेगा। अब जो हम लोगों ने एग्जाम्पल समझी थी ना फोर्स वाली, उसको दोबारा से देखते हैं ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो ये वाली देखी थी ना हमने, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये दोबारा आपको नज़र आ जाएगी, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो कि वाई एक्सिस के अंदर है, यानी कि आपने अपनी फर्स्ट फिंगर को ऊपर की तरफ करना है और सेकंड फिंगर को अरेंज करना है करंट की डायरेक्शन में। सही है, ये आ गए हमारे पास वही वायर्स, और जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट इस तरीके से फ्लो होगा। सही है, यानी कि जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, स्क्रीन से अंदर की तरफ ना, तो जो करंट है वो जा रहा है जेड एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड आ गई वाई एक्सिस में, करंट आ गया जेड एक्सिस में, तो इसका मतलब फोर्स अप्लाई होनी चाहिए तीसरे एक्सिस के अंदर। ऑटोमेटिकली आपका थंब जो है वो इसी तरफ आ जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ, और नतीजे में जो फोर्स अप्लाई होगी वो एक्चुअली एक्स एक्सिस की तरफ ही होगी। ठीक है जी, सो आई होप समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक फील्ड और जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का टॉपिक हमने समझा। कोई क्यूरी बाकी है, कोई सवाल बाकी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।